प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। चौथे लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रश्नावली 1.1 को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ेंगे और इसका प्रयोग करते हुए दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इससे संबंधित कुछ उदाहरण होंगे, उसे भी हम लोग करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद इस प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं की, जिसका आगे हमको इसका प्रयोग मिलेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है तो एक के अतिरिक्त ये एक और स्वयं यानी कि 2 को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ये सब की सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर हैं। और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है? तो संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ये जैसे 4 है तो 4 एक से भी एक के अतिरिक्त ये 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। 6 है ये 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। तो इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। कुछ यहाँ मैंने नोट लिख दिया है। जैसे संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। दूसरा नंबर है कि संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। और तीसरा है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 तथा सबसे सम संख्या 4 तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। तो इस चीज को खूब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। किसी संख्या के गुणनखंड, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जैसे यहाँ पे 20 है तो इस 20 को या 1 या 2 या 4 किसी से भी भाग दें, तो 2 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 0। 4 से भी भाग दें तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। तो विभाजित होने वाली संख्या क्या है? 20। और विभाजित करने वाली संख्या ये 1, 2, 4, 5, 10। तो विभाजित करने वाली संख्या ये क्या कहलाएगी? इसका गुणनखंड कहलाएगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं गुणनखंड वृक्ष की, फैक्टर ट्री।
गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 28, तो 28 में सबसे छोटी संख्या यानी कि कौन सी संख्या से हम भाग दें कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो ये 2 होगा। तो 2 से हम 28 में अगर भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 14 ये भागफल आएगा और शेषफल 0 होगा। फिर अब इस 14 में किस संख्या से हम भाग दें कि पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, तो 2 सत्ते 14। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस 28 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2 और 7 हैं, और इसको हम लोग इस तरह से भी करते हैं। 28 को का अगर गुणनखंड निकालना है तो इसमें भाग करेंगे ये 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 28 इतना, और फिर इसको घात के रूप में भी हम अगर इस भाज्य संख्या का हम गुणनखंड करते हैं तो जो गुणनखंड आते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं या ये घातों के रूप में होते हैं। यानी कि भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में इसको हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर भाज्य संख्याओं का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हमको अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी कि इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम व्यक्त कर पा रहे हैं। यानी कि ये भाज्य संख्या आपकी 28 है, तो 28 का जब आपने गुणनखंड किया तो ये क्या मिला, 2 × 2 × 7। तो यहाँ पे 2 और इसको घात के रूप में लिखें तो 2 का घात 2 × 7, तो यहाँ पे 2 भी क्या है, 2 अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। यानी कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि अगर इनके क्रमों को हम इधर उधर करें तब भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, और यही आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी है। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे मान लीजिए 28 है या और भी कोई हम संख्या ले लें, मान लेते हैं कि 20 ले लेते हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 शून्य 2 पचे 10, यानी कि 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5, या इसको 2 का घात 2 × 5। यानी कि इस भाज्य संख्या को इन 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोगों ने बदल दिया या प्रस्तुत किया, तो या इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आधारभूत अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड यानी कि 2 × 2 × 5 या 2 × 2 × 7 या 2 पर घात 2 × 7, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रमों, यानी कि इनके क्रम को अगर बदल दें, आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसीलिए इस अंक गणित की मूलभूत प्रमेय को हम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय, अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या चीज कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या 10 है, तो 10 को ये 2 × 5 यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे
व्यक्त किया जा सकता है। आगे इसमें ये कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड को के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि अगर इसको 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 लिख दें तो इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि वही ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसीलिए इसे हम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या बराबर क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, फिर से एक बार देखें। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने दिया है। 10 बराबर 2 गुणे 5, 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ये 2 और 5 हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इनके क्रम को अगर हम चेंज करें तो किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, वही अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसीलिए इसे हम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब इस प्रमेय का उपयोग करते हुए कुछ हम लोग उदाहरण करेंगे किताब का। प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 5 ये है कि संख्याओं 4 पर घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि ये 4 का घात n है और n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब इस n के स्थान पर कोई भी अगर हम प्राकृत संख्या रखते हैं, सपोज कर लें n के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं, तो 4 चौके 16, यानी कि यह जो अंक है वो किस पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। अगर हम 3 लेते हैं तो 4 चौके 16 चौको 64 आएगा, तो ये अंक किस पर समाप्त हो रहा है, 4 पर हो रहा है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो आपको याद होगा कि अगर कोई अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 50 है या 100 है, ठीक है ना, तो ये अंक 0 पर समाप्त हो रहे हैं, तो इसलिए 0 पर समाप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो 5 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, 5 से विभाजित होने का मतलब ये हुआ कि इस 4 पर घात n का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 4 पर घात n बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 का घात n, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 का घात n। ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 का घात 2n, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 पर घात n है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं वो केवल 2 ही आ रहा है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही आ सकता है। और गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि इस 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि इसका 5 गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 5 गुणनखंड नहीं होगा तब यह 4 पर घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को हम लिखेंगे कैसे, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए।
तो इसका सलूशन हम कॉपी में ऐसे लिखेंगे कि यदि n के किसी मान के लिए 4 पर घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इसका मतलब कि 4 पर घात n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 पर घात n का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 का घात n, अब ये 2 का घात 2 हो जाएगा। फिर घात के नियम से 2 और n का गुणा होगा तो 2 का घात 2n हो जाएगा। यानी कि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड हमें 2 प्राप्त होगा। और गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अब 4 पर घात n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्त यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM ज्ञात हम कैसे करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करने की विधि को ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि में दी गई संख्याओं को सबसे पहले अलग अलग उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये सपोज कर लीजिए एक है 26, तो 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 13 यानी कि 2 का घात 13 का घात 1। दूसरा हम ले रहे हैं 72, तो 72 का आप गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, 24 तियाँ 72। इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2। और एक और अंक ले रहे हैं 108। ठीक है, तो 108 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108। इसको आप गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, ये 26 है तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 × 13। फिर इसी तरह से 72 का भी हो जाएगा और 108 का भी ये कर सकते हैं आप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 3। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि इस विधि में दी गई संख्याओं को सबसे पहले अलग अलग उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तब यहाँ पे 26 है तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 के रूप में हमने लिख दिया। फिर इसके बाद से दूसरी संख्या 72 है तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में। 108 है तो 2 और 3 के रूप में लिख दिया। अब इन संख्याओं का अगर हमें HCF ज्ञात करना है यानी कि HCF ऑफ 26, 72 और 108, इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF बराबर क्या होगा, संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो अब इन तीनों में यानी कि इसमें और इसमें न्यूनतम घात जो उभयनिष्ठ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखिए
ये 2 पर घात 1 है, 2 पर घात 1 न्यूनतम घात, फिर तो सब कुछ नहीं है, केवल 2 ही है और कोई घनिष्ठ नहीं है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। और एलसीएम अगर हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ऑफ 26, 72, 108, तो ये बराबर कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम बराबर होगा संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल यहाँ पे 2 है, इसमें 2 का घात 3 है, 2 का घात 2, तो ये हो जाएगा 2 का घात 3, सबसे बड़ी घात हो गई। फिर इसके बाद से 13 है 13, तो ये हो जाएगा 13 का घात 1। इसके बाद ये 3 का घात 2 है, यहाँ 3 का घात 3, तो ये 3 का घात 3 हो जाएगा। फिर इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 13 गुणे 9, और ये हो जाएगा आपका 8 तरीके 24, 3 तरीके 9 तरीके 27 होगा ना ये, और 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ठीक है। 8 तरीके 24, 24 गुणे 27, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 2808 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापन बराबर क्या होगा, संख्याओं के गुणनखंडों में वनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल, और इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये एलसीएम होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल एक करेंगे। ये छठा उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। समय को बचाने के लिए मैंने इसको पहले लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 20 ये दिया हुआ है, तो 6 का यहाँ पे गुणनखंड किया गया 2 तिहाई 6, यानी कि 2 गुणे 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 1 गुणे 3 पर घात 1। फिर इसी तरह से 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 एकम 2, 0 2 पचे 10, यानी कि 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 2 गुणे 5 पर घात 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों में सबसे छोटी घात वाला अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है। यहाँ पे देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन दोनों में मिनिमम यानी कि सबसे छोटी घात वाला क्या है, 2 पर घात 1, और कोई उभयनिष्ठ है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ बराबर क्या हो, एचसीएफ 6, 20 बराबर क्या होगा, 2 पर घात 1 बराबर 2, ये आपका एचसीएफ निकल गया। अच्छा, अब इसमें देखिए ये 2 पर घात 2 सबसे अधिकतम घात है 2 वाले में, फिर 3 पर घात 1, फिर 5 पर घात 1, ये प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबद्ध हैं। तो इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल, यानी कि 2 पर घात 2 गुणे 3 पर घात 1 गुणे 5 पर घात 1, 2 पर घात 2 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 60, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 6 और 20 का गुणनफल कितना है, 120, और इनका जो एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों ने निकाला है, एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 60, इसको हम गुणा करें तो ये कितना मिला 120, यानी कि ये दोनों क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक फार्मूला भी मिल जा रहा है कि अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। लेकिन ध्यान ये रखना है कि केवल ये 2 संख्याओं के लिए ही लागू है, 3 संख्याओं के लिए नहीं, ठीक है। ये 7वां उदाहरण है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब कि हम इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 96 का देखिए, 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 का घात 5 हो गया, 3 का घात 1। फिर 404 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, यानी कि ये कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी कि 2 पर घात 2 गुणे 100, 1 पर घात 1। अब यहाँ पे इन दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या है, उभयनिष्ठ 2 है और 2 की सबसे छोटी घात 2 पर घात 2 है, यानी कि HCF 96 404 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर घात 2, यानी कि 2 दूनी 4। अच्छा, आपको याद होगा अभी पिछले उदाहरण में हम लोगों ने एक सूत्र, ये उदाहरण के द्वारा ही एक सूत्र हम लोगों ने निकाला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल बराबर इतना है, तो यहाँ से LCM, अब ये गुणा है तो जाएगा, तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। HCF यानी कि LCM बराबर कितना हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है, 96 गुणे 404, तो 96 गुणे 404 बटे 4 हो गया। और इसका भाग जब हम देंगे तो फिर 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 26 में 404 का गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमारा इतना आ जाएगा, यानी कि LCM ऑफ 96 404 ये बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले उदाहरण पर हम लोग चलते हैं। 8वां उदाहरण है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको 3 संख्याएं दी हुई हैं, 6, 72 और 120। तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, यानी कि 2 पर घात 1, 3 पर घात 1। 72 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिके 9, यानी कि 2 का घात 3 हो जाएगा और 3 का घात 2, ये चीज़ हो गया। फिर इसी तरह से 120 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 का घात 3 आएगा, 3 पर घात 1 और 5 पर घात 1, ये चीज़ हो गया। अब इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें कौन कौन सी हैं, उन्हीं का गुणनफल क्या होता है, HCF होता है। तो अब यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। अब इस 2 की मिनिमम जो सबसे कम घात है वो कितना है, 1, और फिर उसके बाद से 3 भी इसमें उभयनिष्ठ है, तो 3 की जो मिनिमम घात है वो कितनी है, 1 है, यानी कि 2 पर घात 1 गुणे 3 पर घात 1, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी कि इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना निकला, 6 निकला। एक तो आपका आंसर ये हो गया, और दूसरा इन तीनों संख्याओं का LCM पूछ रहा है। तो LCM के लिए क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे देखिए इसमें ये 2 पर घात जो 3 है वो प्रत्येक में सबसे बड़ी घात है। प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घातें कौन कौन सी हैं, एक तो 2 पर घात 3 है, और फिर 3 पर घात कितना है, 2 है, और फिर 5 पर घात 1 है, और ये सभी इन तीनों संख्याओं से क्या हैं, संबद्ध हैं, यानी कि LCM कितना हो जाएगा इन तीनों का गुणनफल, यानी कि 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 2 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो फिर 360 आएगा। ठीक है, अब मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।